नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बीपीएससी का जो भी अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आज हम उसको देखने का कोशिश करेंगे। और ये एक मैराथन टाइप का ये पूरा क्लास को रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो आप लोग शुरू से अंत तक देखिए और चीज़ों को समराइज़ करते हुए चलिए। जैसा कि आप लोग इस बात से भलीभूत परिचित होंगे कि आगामी जो बीपीएससी 17th बीपीएससी का जो एग्ज़ाम डेट था वो दिसंबर में पोस्टपोन कर दिया गया है। मतलब ये एग्ज़ाम दिसंबर में कंडक्ट होगा। तो इस सिलसिला को देखते हुए हम जो अभी करने वाले हैं वो बीपीएससी का हिस्ट्री का प्रीलिम्स का जो भी पार्ट है, बीपीएससी का हिस्ट्री से जो भी क्वेश्चंस बने हैं हम उसको देखेंगे और आगे की वीडियो में आपको बताएंगे या इसी लेक्चर में कि टेस्ट सीरीज़ को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे और हमारी रणनीति क्या रहने वाली है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बीपीएससी हिस्ट्री का टोटल प्रीलिम्स का पीवाईक्यू है जो कि 1992 से लेके 2023 तक है। देखिए, अगर मैं इसमें बात करूँ प्रश्नों की, तो कुल प्रश्नों की यहाँ पे देखिए संख्या है आपका टोटल 1041। ठीक है, तो जब तक हम लोग पूरा क्वेश्चन देखेंगे नहीं तब तक इस वीडियो को अंत नहीं करेंगे। और आप लोग भी भलीभूत इस बात से परिचित होंगे कि हर एक एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कितना इम्पोर्टेंस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है प्राचीन भारत का इतिहास है और पहला क्वेश्चन पाषाण काल से है। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? क्या अंजीरा से हुआ है, दम्बवत से हुआ है? इसका आंसर होगा मेहरगढ़। ठीक है, प्राचीन कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य हमें मेहरगढ़ से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसको कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है? कैल्कोलिथिक युग की अगर हम बात करें तो कैल्कोलिथिक युग का यहाँ पे संबंध किस काल से है? पहला पुरा पाषाण, नव पाषाण, लौह पाषाण या ताम्र पाषाण? तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्कोलिथिक युग। हम ताम्र पाषाण युग को कहते हैं। प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ? तो ये हो जाएगा नर्मदा घाटी। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। सूची का यहाँ पे आपको मिलान करना है। देखिए, ऐसे क्वेश्चनों में क्या है, हमको एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ करना पड़ेगा। देखिए, जो सबसे इजी है, जैसे कि चिरांद के बारे में आप जानते हैं कि चिरांद कहाँ है? बिहार में है, यानी बी का 4 है। बी का 4 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, आपका आंसर सी हो जाएगा। और इस तरीके से हम आंसर देखें तो आपका ए का हो गया 3, यानी उतनूर कहाँ है? तेलंगाना में। चिरांद कहाँ है? बिहार में। और ये गुफकराल कहाँ है? तो ये कश्मीर में। और पायमपल्ली कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी आपको मिलान करना है और इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस होंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, आपको एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ करना है। देखिए, यहाँ पे ताम्र पाषाणकालीन युग का कुछ स्थल दिया गया है और यहाँ पूछा है कि वो किस नदियों के किनारे थे। ठीक है, तो इसमें सबसे जो इजी है हमारे हिसाब से वो मालवा होगा। ठीक है, अब मालवा जो है ये ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता किस नदी के तट पे था? तो अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो देखिए मालवा कहाँ है? एमपी में। और एमपी में कौन सा नदी बहता है? नर्मदा नदी। तो आपका डी का 2 हो जाएगा। और इस हिसाब से देखिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा सी, डी का 2। ठीक है, देख लेते हैं ये आहार संस्कृति कहाँ थी? बनारस के तरफ, या बनास यहाँ लिखा हुआ है। कायथा संस्कृति का संबंध है आपका काली सिंध से, और स्वालदा का संबंध है ताप्ती से, और मालवा का नर्मदा से। ठीक है, तो हमारा ये पहला चैप्टर था पाषाण काल। अब हम दूसरे टॉपिक के देखते हैं क्वेश्चंस। सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता ऐतिहासिक है, प्राग ऐतिहासिक है, उत्तर ऐतिहासिक है या आद्य ऐतिहासिक है?
तो जो सिंधु सभ्यता है वो आद्य ऐतिहासिक काल है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंट से बनी इमारत थी, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला, और ई है आपका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसमें एक से अधिक है, आंसर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है, किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से हम जानते हैं? तो उसका आंसर है लोथल। लोथल को हम मिनी हड़प्पा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह था? तो लोथल था, जो कि कहाँ था? गुजरात में। देखिए मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लगभग सभी क्वेश्चन इसमें समाहित हैं। भोगवा नदी के किनारे, ठीक है, भोगवा नदी के किनारे यह स्थित था, तो 10 का हो जाएगा बी। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। लोथल देखिए गुजरात में है, पहला लोथल गुजरात में है और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कालीबंगा राजस्थान में है, इस तरीके से अलग अलग है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है आपका कि कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जो नहीं पता था वो घोड़ा के बारे में नहीं पता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है आपका धौलावीरा से, बनवावली से, कालीबंगा से या लोथल से, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, या एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशानी मिले हैं? तो ये निशानी आपको कालीबंगा से मिला है और ये राजस्थान में है, घग्घर नदी के तट पे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन की अगर हम बात करें तो V.A. स्मिथ उससे संबंधित नहीं है, बाकी ये तीनों जो हैं ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खनन से संबंधित हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो कैसा हुआ है उपयोग? लाल रंग का। IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण बना? तो इसका आंसर हो जाएगा 900 वर्षों तक लगातार वर्षा नहीं होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन माना जाता है। वैदिक काल में हम अब देखते हैं कि वैदिक काल से अभी तक BPSC में क्या क्या क्वेश्चन बना है। तो आपका 69वीं BPSC जो हाल फिलहाल में संपन्न हुआ, इसका क्वेश्चन है कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो राजधानी के रूप में अगर मगध की बात करें तो सबसे पहला राजधानी उनका राजगृह था। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो सोम को समर्पित मंडल की अगर बात करें तो वो 9वां मंडल है, और पहला और 10वां मंडल जो है वो सबसे लास्ट में जोड़ा गया है, आपको ये भी ध्यान रखना है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किससे संबंधित है? 9वां मंडल सोम और इसके पेय पर नामांकित किया गया है, ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए कैसे यही क्वेश्चन 42वां BPSC में पूछा गया और वही 40वां को BPSC में, इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ये मिलता है आपको ऋग्वेद से। 22 नंबर है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई? अछूत की जो उद्धारणा है ये उत्तर वैदिक काल में जो है उद्धृत हुई है, ठीक है, कि उत्तर गुप्त काल में या धर्मशास्त्र में। अगर हम इसका आंसर का बात करें तो धर्मशास्त्र के समय में जो है स्पष्ट, देखिए छुआछूत की बात करें तो वैदिक एज जो था वो एक तो था आपका उत्तर वैदिक और एक था वैदिक। वैदिक काल में छुआछूत का कोई व्यवस्था नहीं था। उत्तर वैदिक काल आते आते जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरीके से 4 भागों में स्पष्ट तो विभाजन नहीं था, लेकिन फिर भी देखने को मिल रहा था। लेकिन धर्मशास्त्र के समय में क्या हुआ, छुआछूत एकदम अपने चरम पे था, तो वहीं से जो है अछूत की अवधारणा पूर्णतः स्पष्ट होती है। अगला 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ?
बात करें भारतीय महाद्वीप में लोहे का प्रयोग, तो आपको पता है कि जब मगध की स्थापना हो रही थी उसके आसपास, तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। बोगज गोई, आपको पता है बोगज कोई एक अभिलेख है और इसका महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें हमको वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। तो 24 का आंसर आपका ए हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो ये पुरुषनी या रावी नदी के तट पर जो है ये 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में पहला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था जन्म। ठीक है। 26 का आंसर हो जाएगा आपका सी। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 28 नंबर क्वेश्चन मिलाना है आपको। देखिए गौतम बुद्ध से संबंधित, देखिए बुद्ध की जीवन के बारे में आपको मिलान करना है। फिर हम एक चीज़ को पकड़ेंगे, जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल, यानी 1 का 3 होगा। यहाँ 1 का 1 है, ये नहीं होगा, 1 का 3 आपका इसका आंसर हो जाएगा 28 का सी। ठीक है। 2 का 2 है, ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ? बोध गया में। प्रथम वचन दिया उन्होंने सारनाथ में, और निधन कहाँ हुआ? कुशीनगर में। ठीक है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सारनाथ। 30 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो 30 का हो जाएगा बी, सारनाथ। अगला क्वेश्चन है 31, अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में हुआ था? आपको पता है 4 बौद्ध संगति हुआ है, अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क के समय में। तो पहला जो है वो कहाँ हुआ था? तो पहला आपका जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वो राजगृह में हुआ था। तो 31 का आंसर ए हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। 32 का आंसर बी। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 33 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुआ था? तो राजगृह में हुआ था। 34 नंबर है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति राजगृह में हुआ था। 34 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35, कनिष्क के शासनकाल में बुद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में चौथा बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, और ये जो है आपका जम्मू कश्मीर में हुआ था। ठीक है। 35 का हो जाएगा आपका आंसर सी। इसमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी? तो कनिष्क ने किया था। 36 का आंसर सी। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, यानी तीसरा बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? राजगीर, वैशाली, और तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र। 37 का आंसर हो जाएगा बी। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, तृतीय बौद्ध सभा किस नगर में हुआ था? तो पाटलिपुत्रा में हुआ था। 38 का डी। 39 नंबर प्रश्न अगर हम देखें तो 39 नंबर प्रश्न है आपका कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो वो कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ था, यानी क्वेश्चन 39 का हो जाएगा आपका सी। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? देखिए त्रिपिटक में 3 किताब आता है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, और ये बौद्ध धर्म की जो है एक धार्मिक पुस्तक है। ठीक है। अगला देखते हैं कि कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? देखिए महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म में जो सबसे अगर हम बड़ा यहाँ पे अगर हम अंतर देखें तो देवी देवताओं की मूर्ति का पूजा करना है। ठीक है। ये सबसे बड़ा अंतर है, क्योंकि हीनयान वाले गौतम बुद्ध को भगवान नहीं मानते हैं, जबकि महायान वाले गौतम बुद्ध को भगवान मानते हैं और उनकी मूर्ति बना के उनका बाकायदा पूजा पाठ भी करते हैं। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो वो अपने वंश का जो है 6वीं पीढ़ी यानी 6ठी पीढ़ी का है। ठीक है। 43, चीनी यात्री
सुंगयुन ने भारत की यात्रा कब की थी? सुंगयुन ने भारत की यात्रा 515 ईस्वी से लेकर 520 ईस्वी के बीच में की थी। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ पे क्या हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो कनिष्क के समय में। ठीक। और 46, वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था, वो कौन थे? जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का जो प्रयास किया था वो थे कौन? वो थे आपके अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और विहार जो शब्द है वो बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान है। ठीक। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म जो है वो आत्मदहन की बात नहीं करता है, जबकि आपको पता है जैन धर्म, जैनिज्म फिलॉसफी में कहा गया है कि हमको शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा कष्ट देना है। यानी जैन धर्म में लोग आत्मदमन को एक बहुत ही भावना के साथ उसका पालन करते हैं, लेकिन ये चीज़ बौद्ध धर्म में नहीं है। 39 नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र। नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो बौद्ध धर्म का एक महान केंद्र हुआ करता था। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में है? तो बुद्ध की प्राचीनतम जो शैली, प्राचीनतम जो आपका बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में है? तो उपयुक्त में से इसका आंसर विभाग ने ई माना था, लेकिन वैसे देखें तो गांधार हो जाएगा इसका आंसर, लेकिन आयोग के हिसाब से इसका आंसर ई है। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, क्योंकि एक से अधिक हो सकता है, गांधार में भी मिला है, मथुरा में भी मिला है, तो 50 का आंसर ई हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप विहार कहाँ है? विश्व शांति स्तूप विहार राजगीर में है। राजगीर कहाँ है? बिहार, राजगीर, बिहार के राजगीर में है विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप। अगला क्वेश्चन है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। 52 का आंसर बी हो जाएगा। अगला है आपका जैन धर्म से, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। आपको पता है जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर आए हैं, और 24 तीर्थंकर में जो सबसे महत्वपूर्ण तीर्थंकर हैं उनका नाम क्या है? महावीर स्वामी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो उनका दामाद जामाली उनका प्रथम शिष्य था। 55 नंबर है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ था? तो उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी पावापुरी में। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? पावापुरी में। 57 नंबर क्वेश्चन है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय के रूप में किया जाता था? तो ये आजीविकों के लिए जो है अशोक ने बनवाया था और उनको दान में दिया था। ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है? तो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ की अगर हम बात करें तो वो है आपका 14 पूर्वा। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया किससे संबंधित है? देखिए त्रिरत्न की बात करेंगे तो ये जैन धर्म से संबंधित है। 59 का आंसर हो गया सी। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो आत्मदमन। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मोखली पुत्तिस गोसाल। 61 का आंसर सी हो जाएगा। 62 नंबर देखते हैं, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो वो स्थूलभद्र थे। 63 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति झुकाव था?
तो उनका नाम है खारवेल। चंदेल के शासक थे खारवेल। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य प्राप्त किया, तो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति, जिसको हम कैवल्य कहते हैं, वो जाम्बिक ग्राम में हुआ था। अगला है शैव तथा भागवत धर्म। शैव और भागवत धर्म से क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या अभी तक पूछा गया है। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक है? तो भागवत संप्रदाय की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे जो बड़ी अत्यधिक उसमें योगदान की बात करें तो वो गुप्त वंशों का है। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो जैसे कि हमारे नाथ संप्रदाय से ही उत्तर प्रदेश के सीएम, वर्तमान जो माननीय मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, वो भी नाथ संप्रदाय से ही आते हैं। और ये सब जो है उत्तर भारत में प्रचलित संप्रदाय है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है छठी शताब्दी होगा यहाँ पे, या छठी सदी कर लीजिए। छठी सदी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? तो उदयन है पाटलिपुत्र के संस्थापक, कि बिंबिसार है, कि अशोक है? तो इसका आंसर हो जाएगा उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो इसका आयोग ने आंसर नहीं दिया है, लेकिन अगर हम इसको देखेंगे तो इसमें अशोक हो जाएगा आंसर बी। 69 देखिए कि किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में हस्तांतरित की थी? तो पाटलिपुत्र में हस्तांतरित करने वाले जो राजा हैं अपनी राजधानी को, उनका नाम है उदयन या उदयन ऐसे कह सकते हैं। किस राजा ने पाटलिपुत्र नगर बसाया? तो उदयन ने। 70 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया? तो ये तो उदयन ही होगा। उदयन ने देखिए राजधानी बनाया था अपना, तो इसका आंसर उदयन ही होगा। 70 का डी। नेक्स्ट, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो उदयन के द्वारा। नेक्स्ट 72 देखिए, 72 नंबर, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो अगर हम इस तरीके से भारत का मैप देखें तो गंगा ऐसे बहती है, उसके दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए दक्षिण में चोल भी पड़ता है और अनर्त भी पड़ता है, तो इसका आंसर आप देखिएगा चोल, अनर्त, तक्षशिला। तो 72 का आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है। 73 नंबर, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो मगध साम्राज्य का अगर हम उत्कर्ष की बात करें तो वो 6ठी शताब्दी पूर्व हुआ था। फिर देखिए मिलान करना है, और अगर इसमें आप एक आप आंसर जानते हैं तो आप लगभग जैसे देखिए कि यहाँ पे 4 महाजनपद दिया गया है और उनके राजधानियों को आपको मिलाना है। तो देखिए कौशाम्बी का राजधानी वत्स था, यानी डी का तो 2 होगा और डी का 2, और हमारा आंसर ए हो जाएगा। ए की बात करें तो मल्ल किसकी थी? कुशीनगर या कुशीनारा कह लीजिए, या कुशीनगर। ठीक है। बी का 3 यानी अंग का हो जाएगा चंपा, गंधार का हो जाएगा तक्षशिला, आंसर ए। ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। 76 है कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ था? तो वैशाली में था। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो राजगृह थी। 77 का आंसर सी हो जाएगा। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो प्राचीन महाजनपद की प्रथम राजधानी कौन थी? मगध की राजधानी राजगृह थी। ठीक है, राजगृह थी।
प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो राजगीर। महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? तो महावंश के अनुसार जो है कि बिंबिसार 15 वर्ष के आयु में मगध के गद्दी पे बैठा था। 81 नंबर क्वेश्चन है, अजातशत्रु किस वंश के थे? तो अजातशत्रु का संबंध जो है वो है आपका हर्यक वंश से। ठीक है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। अंगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। प्रधोत या चंद्र प्रधोत कहाँ के राजा थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अवंती के राजा थे। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो जीवक था। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का शासन हुआ? तो हर्यक शिशुनाग नंद के बाद मौर्य हुआ है ना, हसीन मशूक सा, हर्यक शिशुनाग नंद मौर्य शुंग कर्ण वैसे करके है। तो 85 का आंसर तो ए हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं 86, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किस वंश से है? तो खारवेल का संबंध जो है उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। 87 की बात करें तो 87 नंबर क्वेश्चन है कि राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है। खारवेल का सबसे जो प्रसिद्ध है वो हाथी गुम्फा लेक के साथ उनका नाम जुड़ा हुआ है। अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो अंग जनपद की राजधानी चंपा थी। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई थी? तो ये विजित की गई थी खारवेल के द्वारा। अगला देखते हैं यूनानी आक्रमण। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो सिकंदर के समकालीन जो था वो कौन था? दिए गए विकल्प में वो थे आपका घनानंद। ठीक है, महापद्म नंद का बेटा। वह स्रोत जिससे पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है इंडिका। और इंडिका कौन लिखा है? तो मेगास्थनीज ने लिखा है। मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका लिखी गई है और इससे हमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है। हुन राजा तोड़मान किस औलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया था? तो तोड़मान जो है वो आपको प्रकाश वर्मन के द्वारा पराजित किया गया था। अगला है मौर्य साम्राज्य। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो ये पहचान की विलियम जोन्स ने। भारत के पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। आंसर ए 94 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन के विजय को प्राप्त की थी? तो दक्कन को विजय प्राप्त करने वाला चंद्रगुप्त मौर्य था। 96 चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह किस में हुआ है, किस ग्रंथ में हुआ है? तो उनका विशिष्ट वर्णन विशाख दत्त में हुआ है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो उनका संबंध जो है वो देखिए अर्थशास्त्र कोई इकोनॉमिक्स का बुक नहीं है। ठीक है, ये राजनीति संबंधित बुक है और इसमें बहुत सारी चीज़ बताए गए हैं, यानी उपयुक्त में एक से अधिक। कौटिल्य की अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियों के बारे में इसमें बताया गया है। 99 नंबर क्वेश्चन है आपका, मेगास्थनीज किसका दूत था? तो मेगास्थनीज दूत था सेल्यूकस निकेटर का। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा है? तो 7 श्रेणियों में उन्होंने भारतीय समाज को बांटा है। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक था,
इसका जीता जागता उदाहरण कौन सा अभिलेख है? उसका आंसर हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, और जो गुजरात में है। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन किया गया है? कलिंग विजय का वर्णन मास्की नहीं है, रुद्रदामन का कोई अभिलेख जूनागढ़ नहीं, इसका आंसर ई हो जाएगा। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो अशोक के साम्राज्य में जो सम्मिलित नहीं था वो है आपका श्रीलंका। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का पहला महल मुख्यतः किसका बना था? लकड़ी का बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 105 कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया वह कौन सा है? तो वो भबड़ू अभिलेख से हमें पता चलता है कि सम्राट अशोक जो है वो मगध के सम्राट हैं। 106 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? कि राजा के प्रति वफादारी, शांति और अहिंसा। ये भी था बड़ों का सम्मान, मतलब एक से अधिक आंसर ई। 107 नंबर, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो देवनाम प्रियदर्शी के नाम से उन्हें जाना जाता है। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो उसमें प्रयुक्त भाषा प्राकृत भाषा में अशोक के शिलालेख लिखे जाते थे। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसप को इसमें सफलता हासिल हुई थी। प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? यानी इस तरीके से लिखा जाता था, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता था, इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा खरोष्टी। 111 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों को पहली बार किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी, उनका नाम क्या था? उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदर्थ था मौर्य वंश का अंतिम शासक। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदर्थ था। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया? अशोक का जो नीति था, अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। मतलब अंतिम समय में अशोक ने जो है अपना युद्ध की नीति को त्याग दिया और वही उनके पतन का कारण भी बना। तो इसमें इसको ये बात कौन कहता है? तो ये बात रोमिला थापर कहते हैं। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय के रूप में किया गया था? तो आजीविकों के लिए किया गया था। और मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो वो था तक्षशिला, ठीक है। अब यहाँ से मौर्योत्तर काल का प्रश्न स्टार्ट हो गया है। इसको हम किसी अन्य वीडियो में देखेंगे, मतलब जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।